Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics, PP Sawhney Center for Excellence. So chapter electromagnetic induction में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स ए एंड बी. एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है अपने पास जिसकी साइड्स हैं ए और बी, जैसा डायग्राम में शो हो रहा है. इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन इन एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन. तो इसका जो प्लेन है वो एक्स वाई में है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन की. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, इस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत थी. तो जो प्लेन में रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग डायग्राम में ये डायरेक्शन शो कर दी है. हमें डायरेक्शन दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की. सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर, बी वेक्टर. ओके. The loop is made to rotate from its this position with a constant angular velocity omega. तो constant angular velocity omega से और इस पर्टिकुलर पोजीशन से, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द एरिया ऑफ द प्लेन, सॉरी टू द प्लेन ऑफ द लूप, उस पोजीशन से रोटेट कराना स्टार्ट किया विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू डायगनल. जो डायगनल वाली एक्सिस है उसके, वो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके थ्रू रोटेट करा रहे हैं. फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, देखते हैं. इस फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है तो हम थीटा की जगह ओमेगा टी लगा सकते हैं, तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. तो जो फ्लक्स है हमारे पास वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ रहा है. अब ईएमएफ के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, नेगेटिव में बाय फैराडेज लॉ. सो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. सो ये हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. और एरिया इस प्लेन का क्या होगा, एरिया इस प्लेन का होगा इसकी साइड्स का मल्टीप्लाई विच आर ए एंड बी. तो यहाँ से ये हो गया बी इंटू ए इंटू बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, तो किसी रैंडम टाइम टी पर ये ईएमएफ का फॉर्मूला है. अगर हमें कोई टाइम टी दिया हुआ है तो वहाँ से हम स्पेसिफिकली निकाल सकते हैं कि कितना आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कंडक्टिंग लूप ऑफ ए बी सी ए इज अरेंज्ड इन स्पेस एज शोन. ये हमें दिखाया हुआ है. द आर्क ए बी इज अ सेमी सर्कल, ए बी सेमी सर्कल है इन वाई जेड प्लेन. ओके, आर्क ए बी सेमी सर्कल है, डायग्राम में देखो हमें दिख रहा है क्लियरली वाई जेड प्लेन में एक सेमी सर्कल है. आर्क बी सी इज अगेन अ सेमी सर्कल इन एक्स जेड प्लेन. ओके, बी सी आर्क को देखो, ये एक्स जेड प्लेन में है और ये भी सेमी सर्कल है. एंड ए सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन लाइंग इन एक्स वाई प्लेन. अब ए सी को देखो, ए सी स्ट्रेट लाइन है और एक्स वाई प्लेन में है. इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ई टू द पावर माइनस टू टी. ओके, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है. Let the resistance of this loop be R naught. Find the flux and hence the magnitude and direction of induced current. Okay, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और हमें वहाँ से ईएमएफ और रेजिस्टेंस निकालनी है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ई टू द पावर माइनस टू टी. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है. अब फ्लक्स चाहिए हमें, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो इसके लिए हमें एरिया वेक्टर चाहिए होगा. अब इसका एरिया वेक्टर निकालते हैं, एक एक सेक्शन का एरिया लेंगे हम. जैसे सपोज़ हमने एक्स वाई सेक्शन का एरिया लिया, तो एक्स वाई सेक्शन का एरिया जो आएगा वो इस एक्स वाई सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई सेक्शन के परपेंडिकुलर का मतलब होगा के कैप. तो एक्स वाई सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ उसे. एरिया ऑफ ए सी पार्ट ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी. इन तीनों पार्ट्स का एरिया चाहिए हमें. तो एक एक करके चेक करते हैं. ए सी ओ सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये ट्राइंगल बन रहा है. ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट. तो इसका बेस है ए और हाइट भी है ए, तो ए स्क्वायर अपॉन टू. और ये एक्स वाई प्लेन में है और एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी. तो ए सी ओ हो गया हाफ ए स्क्वायर के कैप प्लस हाफ ओ सी बी इज़ सेमी सर्कुलर पोर्शन. तो सेमी सर्कुलर पोर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन
2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. ओके, सेमी सर्कुलर हाफ ए पाई ए. ओके, हाँ, पाई ए स्क्वायर. इस सर्कल की रेडियस है ए, सर्कल की रेडियस है ए, तो पाई ए स्क्वायर. ओके ठीक है, पाई ए स्क्वायर. हाँ ओके, तो सर्कल की रेडियस है ए, तो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया पाई आर, हाफ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. हाफ सर्कल नहीं, हाफ सर्कल नहीं है ये, 1/4 सर्कल है, ये 1/4 सर्कल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ओके, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. और आर की वैल्यू ए है, वो अगले स्टेप में लगा देंगे. और हम ओ सी बी के लिए निकाल रहे हैं, ओ सी बी के लिए हम निकाल रहे हैं, वो एक्जेक्ट प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर, यानी वाई लाइन वाई एक्सिस में आएगा. सो दैट विल बी जे कैप. सिमिलरली लास्ट ओ ए बी का भी सेम ऐसे ही होगा, 1/4 सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और ये है वाई जेड प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आएगा एक्स एक्सिस में, दैट विल बी आई कैप. अब आर की वैल्यू लगा देते हैं, आर की वैल्यू इज बेसिकली ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 के कैप प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 जे कैप प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 आई कैप. ओके, ये हो गया एरिया वेक्टर. अब यहाँ से निकालते हैं फ्लक्स. तो फ्लक्स अपने पास आ जाएगा, बी वेक्टर और ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. तो आई का आई वाले फैक्टर से, तो ये हुआ ई की पावर -2t इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ई टू द पावर -2t जे के पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ई टू द पावर -2t और ए स्क्वायर अपॉन 2. ये हमारे पास फ्लक्स आ गया. यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, या ए स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं बस, ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ई की पावर -2t कॉमन आएगा. सो वी विल लेफ्ट विद पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2. सो it will become a square e to the power -2t, pi upon 4 plus pi upon 4 is 2 pi upon 2 plus 1 upon 2. So यहाँ से फ्लक्स हो गया a square e to the power -2t pi plus 1 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारे पास फ्लक्स की इक्वेशन आ गई. अब EMF निकालते हैं. EMF का फॉर्मूला होगा -d∅/dt. इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज़ कॉन्स्टेंट, पाई प्लस 1 इज़ कॉन्स्टेंट अपॉन 2 इज़ कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर -2t का डिफरेंशिएशन होगा एंड दैट विल बी -2 ई टू द पावर -2t, और नेगेटिव यहाँ पे एक ऑलरेडी है. सो यहाँ से EMF आ गया ए स्क्वायर पाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 ई टू द पावर -2t, 2 से 2 कैंसिल आउट. सो ये हो गया ई टू द पावर -2t ए स्क्वायर पाई प्लस 1. ये हमारे पास आ गया EMF. तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया EMF का. नाउ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट I, इसका फॉर्मूला EMF अपॉन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में R0 दी हुई है, तो I इक्वल्स टू ए स्क्वायर पाई प्लस 1 ई टू द पावर -2t डिवाइडेड बाय R0. ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट का आंसर है. ओके, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था देखने में, लेकिन आप करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बस एरिया वेक्टर निकालना थोड़ा यहाँ पे वेक्टर्स का रोल आ रहा था, वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सब इसमें इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन. तो डायग्राम में ही शो हुआ है, एक स्क्वायर लूप है, साइड ए है उसकी, और उसको हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रख दिया. द डिस्टेंस ऑफ नियरर साइड फ्रॉम द कंडक्टर इज ऑल्सो ए. ठीक है, जो पास वाली साइड है उसका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो डिस्टेंस है वो ए है. इफ़ द करंट इन द कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज दिस, ये हमें करंट का टाइम के साथ फंक्शन दिया हुआ है. फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द स्क्वायर लूप, टेक रेजिस्टेंस ऑफ द लूप एज आर. ओके, तो हमें इंड्यूस्ड
करंट निकालनी है, कितना फ्लो हो रही है। तो ये स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलस यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो इस स्क्वायर लूप का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, पहले उसके लिए निकालते हैं। ये हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, dx इसका थिकनेस है स्ट्रिप का, और इसके लूप से इसकी डिस्टेंस है x, ये हमारे पास आ गया। अब इस स्ट्रिप के लिए पहले हम निकालते हैं फ्लक्स को। तो स्ट्रिप का फ्लक्स आएगा डी फाई इक्वल्स टू बी इंटू डी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा। एरिया कितना है, डी ए एरिया कितना आएगा, एरिया इसका आएगा साइड इंटू साइड। तो एक साइड तो इसकी डी एक्स है और दूसरी साइड इसकी ए है, तो ये इसके लिए हो गया। नाउ फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी ए डी एक्स, ये हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें डी एक्स स्ट्रिप के लिए यानी इस पॉइंट के लिए निकालना है। तो स्ट्रेट करंट के वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो B इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π, आर की जगह x आएगा क्योंकि डिस्टेंस x है वहाँ से। सो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू ए डी एक्स। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, अपॉन 2π कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स। और इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मैंने ब्लू से शो किए हैं, पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक। तो पी पॉइंट की डिस्टेंस है ए और क्यू पॉइंट की डिस्टेंस है 2a। तो ए से लेके 2a तक इसकी लिमिट रहेगी। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π, इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ log 2। ओके, म्यू नॉट आई ए log 2, हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई ए log 2 अपॉन 2π, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में करंट की एक टाइम के साथ फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन को लगा देते हैं। सो ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट ए अपॉन 2π log 2, और करंट का फंक्शन दिया था आई नॉट प्लस एल्फ़ा टी, आई नॉट प्लस एल्फ़ा टी। ओके, अब हमें EMF निकालना है, मैग्नीट्यूड EMF का। तो इसका फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो म्यू नॉट ए log 2 ये सब कांस्टेंट है, अपॉन 2π भी कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है आई नॉट प्लस एल्फ़ा टी का। तो आई नॉट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और एल्फ़ा टी का डिफ्रेंशिएशन एल्फ़ा होगा। तो ये हमारे पास EMF आ गया। अब फाइनली करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला E अपॉन आर, रेजिस्टेंस लूप की आर दी हुई है हमें क्वेश्चन में। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट ए एल्फ़ा log 2 अपॉन 2π आर। आर यहाँ पे रेडियस नहीं है, रेजिस्टेंस है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a region of space, a non-uniform magnetic field B equals to B naught y square I cap is present. The field is restricted to a positive yz plane. Positive yz plane only. ठीक है. A rectangular loop of sides A and 2A is placed in yz plane with one vertex at origin, a smaller side along y-axis and longer side along z-axis. The loop starts moving along plus y-axis with a uniform speed v. फाइंड द इंड्यूस्ड EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि एक तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है। तो आई कैप है यानी इस YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, B नॉट वाई स्क्वायर आई कैप YZ प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन आएगी। तो आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, पहली चीज़ तो ये। ओके, एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास जिसकी साइड A और 2A है और YZ प्लेन में रखा हुआ है विद वन वर्टेक्स एट ऑरिजिन, और उसका एक वर्टेक्स ऑरिजिन पर है स्टार्टिंग में। तो इसे मैंने डॉटेड लाइन से शो किया यहाँ पे। स्मॉलर साइड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो जो A साइड है वो स्मॉलर साइड है और वो वाई एक्सिस की साइड में है, और लॉन्गर साइड 2A है वो Z एक्सिस की साइड में है। ओके, द लूप स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये लूप जो है वो वाई एक्सिस में कॉन्स्टेंट स्पीड v से मूव करने लगता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। ओके, तो पहले इनिशियल पोजीशन जो थी लूप की वो ये डॉटेड लाइन से मैंने शो करी है। फिर ये आगे मूव किया और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया, ये दूसरी पोजीशन इसकी।
अब सपोज़ ये टी टाइम में ये इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचा है, तो यानी इसने डिस्टेंस जो कवर करी होगी ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्टार्टिंग पॉइंट तक, वो डिस्टेंस कवर हुई होगी वी टी, वाई इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम। तो कांस्टेंट स्पीड है, टाइम हमने टी ले लिया, तो ये डिस्टेंस उसने कवर करी होगी। ओके, ये साइड है यहाँ पे 2a, ए और 2a वो फिक्स हैं। ओके डन, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे ईएमएफ, और ईएमएफ निकालने के लिए हमेशा हमें फ्लक्स निकालना होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर से वही करते हैं, इस स्क्वायर लूप का एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं और उसके लिए कैलकुलस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमने छोटा सा स्ट्रिप इसका ले लिया, पहले इसके लिए हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इस स्ट्रिप का थिकनेस है y और इसकी लेंथ है y। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है, ये वाला y अलग है और वो अलग है, तो मैंने नीचे वाला y हटा दिया है, सिर्फ एक ही y है अपने पास अब। ओके, अब वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। तो b वेक्टर में क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये था b नॉट y आई कैप। ओके, डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर भी आई कैप डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन है कितना, ये है डी वाई इंटू दूसरी साइड। तो डी वाई इसकी थिकनेस है, लेंथ इसकी 2a है, 2a, और ये भी आई कैप में है। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। ये अपने पास बचा बी नॉट 2a वाई डी वाई, बी नॉट 2a वाई डी वाई, सॉरी ये वाई स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर दिया क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर। ओके, अब चाहिए अपने को लिमिट। लिमिट क्या होगी, ये पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक की लिमिट। तो पी पॉइंट की डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से या ओरिजिन से कितनी है, ये है वी टी, और क्यू पोजीशन की है वी टी प्लस ए, वी टी प्लस ए। अब इसको लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2a वी नॉट तो बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा वाई क्यूब डिवाइड बाय 3, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट वी टी से वी टी प्लस ए, ये इसकी लिमिट हो गई। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। सो नाउ फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 2ab नॉट डिवाइड बाय 3 और लिमिट लगाते हैं वी टी प्लस ए क्यूब माइनस वी टी क्यूब, ये आ गया। अब ईएमएफ निकालना है हमें, ईएमएफ का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड के लिए। तो बस इसका ईएमएफ अब सॉल्व करना है, तो ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके चेक करना आंसर क्या आ रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 2a स्क्वायर बी नॉट वी 2vt प्लस ए, ये इसका आंसर आना चाहिए, चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, ये इसका रेडियस आर है, और ये बाउंड्री पर है ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये ब्लैक लाइन से मैंने बाउंड्री शो करी है। द लूप इज सेट टू रोटेट इन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट करता है अबाउट एन एक्सिस ओ एट टी इक्वल्स टू 0। तो मैंने ओ को शो किया हुआ है, वो इसका सेंटर है। टी इक्वल्स टू 0 पर ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था, और कुछ टाइम के बाद ये अंदर जाने लगा, रोटेट करने लगा। प्लॉट द ईएमएफ इन द लूप एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये लूप इस टाइप से था, ठीक है, बिल्कुल भी अंदर नहीं था। फिर टाइम के साथ ये आगे मूव करने लगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। नाउ इसने कितना एंगल कवर किया होगा वो निकालते हैं। सपोज टी टाइम में इसने थीटा एंगल कवर किया, इन टी टाइम एंगल कवर थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट टी, थीटा नॉट टी, नो थीटा नॉट, थीटा नॉट सॉरी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। एल्फा नॉट यहाँ पे सॉरी ओमेगा नॉट यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये रेस से स्टार्ट किया तो वो 0 होगा यहाँ पे। तो थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड है, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/2 एल्फा टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
अब थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हाफ सर्कल है तो थीटा मैक्सिमम हो सकता है पाई, तो थीटा जो आएगा मैक्सिमम वो हमारे पास 0 से पाई आएगा। तो फर्स्ट जब सर्कल पूरा अंदर चला गया, व्हेन सेमी सर्कल सर्कुलर लूप इज fully inside theta equals to pi, theta final equals to pi और theta initial equals to 0 ऑब्वियसली। तो 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई करेंगे अपने पास, तो एरिया कितना, एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया जो सर्कल लूप का आएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इनटू कितना पोर्शन है इसका, थीटा पोर्शन अंदर है, सॉरी ये हम एरिया निकाल रहे हैं किसी रैंडम टाइम टी पर, एट एनी रैंडम टाइम टी। और क्यों एरिया निकालना है, क्योंकि हमें फ्लक्स वगैरह चाहिए। एट एनी रैंडम टाइम टी, सपोज थीटा एंगल लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है थीटा एंगल, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और टोटल एंगल 2 पाई होता है, तो ये हो गया। अब एक कन्फ्यूजन इसमें मत रखना कि मैं ये सेमी सर्कल है तो हमने एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, हमने एरिया अगर आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ले लोगे तो एंगल में पाई लेना पड़ेगा, तो बात वही आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल 2 पाई लिया हुआ है ना, तो जितना एरिया लिया हुआ है उसी के हिसाब से एंगल लिया हुआ है, तो दोनों को अगर सिमिलर कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे अगर अपने एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लिया तो एंगल यहाँ पे पाई लेना पड़ेगा, सो वही सेम चीज़ आएगी। तो यहाँ पे एरिया आ गया किसी रैंडम थीटा एंगल पर 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी अपने पास। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हमें बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कुछ चेंज हम कर नहीं सकते, और एरिया हमने निकाला था थीटा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास। यहाँ से अब थीटा का जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाला है वैल्यू, वो यहाँ प्लेस कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 1/4 बी आर स्क्वायर एल्फ़ा टी स्क्वायर, ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। अब इसका ये इक्वेशन नंबर 3 है सपोज, अब इससे हम ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅/dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन आएगा अल्फ़ा बी आर स्क्वायर टी स्क्वायर का 2t हो गया और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो अल्फ़ा बी आर स्क्वायर t/2, ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। ओके अब ठीक है, ये ईएमएफ हमारे पास आया किसके लिए, 0 to पाई के लिए। अब क्योंकि एरिया सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ईएमएफ की वैल्यू भी सेम रहेगी, बस जब वो अंदर आ रहा है तो वो एक साइड पॉजिटिव ईएमएफ होगा या नेगेटिव ईएमएफ होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जब वो बाहर निकलेगा तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास 0 to पाई के लिए ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पाई टू 2 पाई के लिए ईएमएफ जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अल्फ़ा बी आर स्क्वायर टी। बस इसको चीज़ को समझना है, डायग्राम से समझो। जब पूरा सर्कल बाहर था फिर वो अंदर आना स्टार्ट हुआ तो एरिया बढ़ने लगा, यानी फ्लक्स बढ़ने लगा, फ्लक्स बढ़ने लगा तो ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। फिर जब ये पूरा अंदर आ जाएगा और फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो पॉजिटिव ईएमएफ बनेगा। तो पाई से 2 पाई में हमारे पास पॉजिटिव ईएमएफ आएगा, लेकिन सेम अमाउंट में, क्योंकि रेट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया चेंज होने की रेट सेम है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। ये पाई से 2 पाई के लिए आएगा। फिर दोबारा इसके बाद जब दोबारा अंदर जाने की कोशिश करेगा फिर दोबारा से नेगेटिव ईएमएफ आएगा, वही सेम वैल्यू, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये, हाँ सॉरी, ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, मैंने अभी बोला ईएमएफ कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो ईएमएफ कांस्टेंट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, और वो यहाँ पे फॉर्मूले में दिख भी रहा है हमें, ये टी फंक्शन जो आ रहा है ईएमएफ का, ये टी फंक्शन हमें शो कर रहा है कि ईएमएफ टाइम के साथ इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अल्फ़ा बी आर स्क्वायर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो ईएमएफ की वैल्यू टी के साथ स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करती रहेगी। तो हम इसका ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं, ईएमएफ और टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ईएमएफ 0 से नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसके बाद वो वहाँ से स्विच कर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में और फिर फर्दर इंक्रीज़ करेगा स्ट्रेट लाइन, और फिर उसके बाद वो स्विच करेगा अगेन नेगेटिव में,
दोबारा इंक्रीज़ करेगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये 0 से पाई, ये पाई से 2 पाई एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू अगर देखनी हो तो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव साइड में ये वैल्यू है, पॉजिटिव साइड में ये वैल्यू है, वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, तो ये इस केस का ग्राफ हो गया।